अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का उर्दू चैप्टर नंबर 17 हो चुका है आपका। आज हम क्या पढ़ेंगे 18 और 19, सॉरी यहाँ 17 लिखा गया है, 18 और 19 चैप्टर आपका। 17 हम पढ़ा चुके हैं, जो कि आपने पढ़ा है ना चैप्टर हम नहीं जानते, ये 17 नंबर था, 16 नंबर मताशायर था। तो हम पढ़ेंगे 17, 18, 19। तो 18, 19 में दोनों को दिया गया है, 2 गज़ल है। इस गज़ल के मुसन्निफ है असदुल्ला खां गालिब। तो असदुल्ला खां गालिब के बारे में पढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में। इसको हम पढ़ लेंगे, फिर हम आपको दोनों गज़लों की तशरीह बता देंगे, उसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखिए इसके मुसन्निफ है असदुल्ला खां गालिब। तो यहाँ कह रहा है पूरा नाम क्या है, असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो हो गया वो इनका पूरा नाम हो गया। इनकी पैदाइश जो है वो 27 दिसंबर 1797 को हुआ, नानेहाल आगरा में। इनका नानेहाल कहाँ था, आगरा में। तो ये आगरा में ही पैदा हुए थे, तो याद रखना है पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब, पैदाइश 17 दिसंबर 1797 को, नानेहाल जो कि आगरा में। ज्यादातर बच्चे जो नानी के यहाँ ही पैदा होते हैं। वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बैग, यानी मिर्जा गालिब के वालिद का क्या नाम था, मिर्जा अब्दुल्ला बैग इनके वालिद का नाम था। और वालदा यानी माँ, इनकी मदर का नाम था इज्जतुन्निसा बेगम। क्या नाम था, इज्जतुन्निसा बेगम जो था वो इनकी माँ का नाम था। और इनकी परवरिश क्या है, इनके वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बैग की वफात के बाद इनकी परवरिश जो होती है चचा नसरुल्ला बैग करते हैं। जब इनके मिर्जा गालिब के वालिद का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद इसके चचा जो होते हैं वो नसरुल्ला बैग इनकी किफालत देख रेख आते हैं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उनकी भी मौत हो जाती है, तो फिर वो वालदा के जेर शायर रहते हैं। उसके बाद गालिब की उम्र जो होती है, शादी कब होती है, 13 बरस की उम्र में। यानी मिर्जा गालिब की उम्र 13 साल की होती है, वो अभी 13 बरस के होते हैं कि उनकी शादी होती है। किससे शादी होती है, तो लोहार खानदान में, है ना, लोहार खानदान में इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से। किससे होती है, इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम जो होती है, उससे मिर्जा गालिब की 13 साल की उम्र में शादी हो जाती है। और फिर शादी के बाद तो आप समझते हैं कि बहुत सारा खर्चा होता है, तो फिर वहां से मिर्जा गालिब को अब मुआश शिकार बन जाते हैं, वो उनको कमाना पड़ता है। तो वो एक बार फिर कलकत्ता जाते हैं, किस सिलसिले में, पेंशन के सिलसिले में। यानी कलकत्ता में जो होता है उनके जो वालिद थे, क्योंकि फौज में इन लोगों का था, तो वहां जो है इनको पेंशन मिलता था, तो पेंशन के सिलसिले में गालिब को कलकत्ता जाना पड़ता। तो याद रखिएगा, गालिब कलकत्ता गए तो किस सिलसिले में, पेंशन के सिलसिले में मिर्जा गालिब को कलकत्ता जाना पड़ा। उसके बाद जो होता है ना, इनको कुछ दिनों के मतलब बहुत परेशानी के बाद फिर किला मोहल्ला से जो है ना वजीफा मुकर्रर हो जाता है। तो किला मोहल्ला से इनको वजीफा जब मिलना शुरू होता है, तो वहां कुछ कदर इसकी हालात में जो है ना वो थोड़ा सा सुधार आता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जो थे वो उर्दू फारसी दोनों जबानों में, उर्दू और फारसी दोनों जबानों में खतूत लिखा करते थे। कौन जबानों में, उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में खतूत लिखे। और खतूत जो पूरा खत लिखे वो 900 में, चूंकि इसलिए यहाँ दर्शाया गया कि उर्दू फारसी में, कि पहले सिर्फ फारसी चलता था। अब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब आए तभी उर्दू को वो बामे उरूज पर पहुंचाए। तो पूरा खतूत जो लिखे वो 900 खतूत लिखे मिर्जा गालिब ने। और खतूती मजमुए, तो मैं कई बार आपको मजमुए का मतलब बता चुका हूं कि मजमुए का मतलब क्या होता है, किताब होता है। तो 900 खतूत को, पूरे खतूत को 2 किताबों में, खतूती मजमुए 2 हुए उनके। कौन कौन, 2 खतूती मजमुए कौन कौन, तो पहला आपका हो गया ओद हिंदी और दूसरा उर्दू मुअल्ला नाम से। क्या है, खतूती मजमुए 2, ओद हिंदी और उर्दू मुअल्ला हो गया। क्लियर है यहाँ तक। इसमें एक चीज आप याद रखोगे, और मैं एक चीज लिखना भूल गया, लिख देता हूं। और पहले तखल्लुस जो करते थे ना वो असद तखल्लुस करते थे। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जो था वो पहले असद तखल्लुस करते थे, किसी वजह से इन्होंने अपना तखल्लुस बदल लिया और बाद में तखल्लुस इनका क्या हो गया, गालिब हो गया। बाद में इनका तखल्लुस क्या हो गया, गालिब हो गया। और यहाँ पर मैं लिख दूं इनकी वफात मैं लिखना भूल गया, वफात जो था वो 1869 को हो गया। कब हुई इनकी वफात, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की वफात जो है ना वो 1869 को इनकी वफात हो जाती है। तो ये था मिर्जा गालिब के हालात जिंदगी के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव यहाँ होता है। तो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम आपको गजल पहले 18 पढ़ेंगे, फिर 19 पढ़ेंगे, और दोनों पढ़ करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप पूरा समझ जाएगा। चलिए हम आपके लिए गजल लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर, पेज नंबर आपका 148 है। इसमें गजल को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले कह रहा है कि दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब इस शेर में कह रहा है
कि दायम यानी हमेशा, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा पड़ा रहने के लिए नहीं हूं। या तो ये अल्लाह से कह रहा है या फिर बादशाह से कह रहा है, तो अल्लाह भी बादशाह है और यहाँ की कोई बादशाह से कह रहा है। तो लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं, हमेशा मैं तेरे दरवाजे पर पड़ा रहने वाला नहीं हूं। और खाक ऐसी जिंदगी, तुम समझते हो कि हमेशा तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा रहूंगा, तो खाक है, मिट्टी है ऐसी जिंदगी के, पत्थर नहीं हूं मैं। क्या तुमने मुझे पत्थर समझ लिया है कि मैं हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा रहूंगा? बेजान हूं मैं कि जो जहां रख के छोड़ देगा मैं पड़ा रह जाऊंगा। इसमें पहले मिसरे में ये कहा है। दूसरा कह रहा है कि क्यों गर्दिश मद्दाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्याला और सागर नहीं हूं मैं। अब यहां पर गालिब कह रहा है कि क्यों गर्दिश मद्दाम से घबरा न जाए दिल, हर वक्त मुसीबत में रहता हूं, जिंदगी में हर वक्त मुसीबत में रहता हूं, तो दिल तो घबरा जाएगा ना। यही कह रहा है कि क्यों गर्दिश मद्दाम से घबरा ना जाए दिल, इतनी मुसीबत में हूं कि मेरा दिल घबरा ना जाए। इंसान हूं प्याला और सागर नहीं हूं मैं। यार मैं इंसान हूं, मेरे पास भी दिल है, इतना मुसीबत, इतनी मुसीबत से घिर चुका हूं कि अब घबरा जाता हूं। और इंसान हूं प्याला सागर तो नहीं हूं, मैं कोई सागर का बड़ा समुंदर तो नहीं हूं कि मुझ में गम आता जाएगा और मैं अपने आप को बर्दाश्त करता जाऊंगा। इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा। फिर तीसरे में कह रहे हैं, तीसरे में कि यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफ मुकर्रर नहीं हूं मैं। अब यहां कह रहा है कि रब से, अल्लाह से कह रहा है कि यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए। या अल्लाह, ये जमाना मुझे मिटाना क्यों चाहता है, क्यों चाहता है कि गालिब तू मर जा, गालिब मिट जाए। कह रहा है कि या रब जमाना, या अल्लाह ये जमाना हमें मिटाता क्यों है, क्यों चाहता है। लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं, क्या इस जमीन पे दोबारा लिखा हुआ हर्फ हूं मैं, क्या मैं एक बार जो तूने दुनिया बनाई थी उसका हिस्सा नहीं हूं मैं, क्या मुझे दोबारा तुमने अलग से बनाया है, या क्या मैं इंसान की हकीकत से हट के कोई चीज हूं। फिर चौथे में कह रहा है किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लालो जुमरद दर जर पे गौहर नहीं हूं मैं। कह रहा है कि किस वास्ते लोग अजीज नहीं जानते, इस संसार के लोग मुझे अपना नहीं समझते हैं, मुझे अजीज नहीं समझते, मुझे प्यार नहीं करते। क्यों? लालो जमुर्दो जरो गौहर नहीं हूं मैं, क्या मैं सबसे कीमती पत्थर नहीं हूं मैं, क्या मैं जर्द यानी सोना नहीं हूं, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं इंसान नहीं हूं जो लोग मुझे अजीज नहीं समझते, प्यार नहीं करते। यहाँ इसलिए गालिब कह रहा है ना कि गालिब की जिंदगी बड़ी परेशानी में गुजरी है बहुत। जैसे जो भी पढ़े लिखे शायर है उसकी जिंदगी में स्ट्रगल बड़ा होता है, और गालिब की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल था। तो लास्ट में कह रहे हैं कि पहले लब मिजरे में क्या कहा, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं मैं हमेशा तेरे दरवाजे पर नहीं पड़ा रहूंगा, और खाक ऐसी जिंदगी के मैं पत्थर नहीं हूं। लेकिन लास्ट में मिर्जा गालिब को हकीकत समझ में आकर लिखते हैं कि गालिब वजीफा खार हूं दो शाह को दो। ये मक्ते का शेर है। शायर जब अपना नाम डालता है, पहले आपने पढ़ा यहाँ कि गालिब जो है वो पहले असद तखल्लुस था, बाद में फिर गालिब कर ले, तो ये मक्ते का शेर हो गया कि गालिब वजीफा खार हूं दो शाह को दिया दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। पहले मिसरे में कह दिया है कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पत्थर। पहले में कह दिया कि मैं तेरे दर पे पड़ा रहने वाला नहीं हूं, बादशाह से कह रहा है, और मैं पत्थर नहीं हूं। लेकिन फिर लास्ट में क्या कर दिया कि गालिब वजीफा खार हूं दो शाह को दुआ, यानी ए गालिब बादशाह तुम्हें वजीफा देता है, तुम्हें महीना सैलरी पैसा देता है, गालिब वजीफा खार दो शाह को, वो बादशाह जो तुम्हें पैसा देता है उसको तुम दुआ दो क्योंकि तुम उसका खाते हो। और वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। गालिब तो पहले कहता था कि मैं नौकर नहीं था, लेकिन अब तो तू वजीफा खा रहा है ना किले मोहल्ला से। आपको बता ना किले मोहल्ला से वजीफा मिलता था। तो अब इसमें कह रहा है कि गालिब वजीफा खारूं दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं, वो दिन अब चला गया जो नौकर नहीं थे, अब तो तुम नौकर हो। सैलरी मिलने का मतलब क्या होता है, आप नौकर हो, उसकी कही बातों को मानते हो। तो पहले में ये 18 चैप्टर था, 18 का गजल कंप्लीट हो गया। तो पहले में देखा कि गालिब ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, जमाना मुझको मिटाता है, हमें कोई अजीज अपना नहीं मानता। फिर लास्ट में कह रहा है कि मैं वजीफा खाता हूं। 18 नंबर में कह रहा है, लास्ट में थोड़ा सा अलग है पैटर्न यहां से। इसमें दूसरे मिसरे में मतलब दूसरे गजल में कह रहा है 19 नंबर गजल में कि सब कहां कुछ लाल गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें हो के पन्हा हो गई। कह रहे कि सब कहां कुछ लाल गुल में नुमाया हो गई, जितनी भी चीज थी जाहिर होना था वो गुल में नुमाया हो गई, छिप गई। खाक में सूरतें जो पनाह हो गई, जो कि मिट्टी में सूरतें थी वो पनाह हो गई। मिट्टी पे आप लिख देते हो किसी चीज को तो पानी आता है तो मिट जाता है। जैसे किसी शायर ने कहा है कि
कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। बस वैसे ही कह रहा है कि जब हम किसी चीज़ों को मिट्टी पर लिख देते हैं और पानी की आती है तो वो मिट जाता है, पनहा हो जाता है, छिप जाता है। वही कह रहा है कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए, कहाँ कुछ खूबसूरत चीज़ें, सब तो गुल में नुमाया हो गई, जाहिर हो गई। खाक में क्या सूरतें हो के पन्हा होंगे, खाक में क्या मिट्टी है जो छिप जाएगी, खाक में तो कोई मिट्टी नहीं हो, चेहरा नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती है। कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ यूसुफ की खबर, लेकिन आंख रोज़ने दीवारे जन हो गई। कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, याकूब और यूसुफ में बाप बेटे का रिश्ता था। कैसा रिश्ता? बाप बेटे का रिश्ता था। वही कह रहा है कि कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंख में रोज़ने दीवारें जिंदा हो गई। रोज़न का मतलब सुराख, छेद को कहते हैं, और जिंदा कैद खाना, दोनों को अलग अलग कैद खाने में बंद किया जाता है। बाप बेटा दोनों को वो रोशनदान से छड़दे वाली छड़प करके वो बेटे की हालात खबर लेते हैं। खो जोए खूं आंखों से बहने दो कि है शामे फराक। अब क्या कह रहा है कि खून की नदियां आंखों से बहने दो। इसमें गालिब कह रहा है कि खून की नदियां आंखों से बहने दो कि है शामे फराक, जुदाई वाली रात है, जुदाई वाली शाम है। और जुदाई में जब कोई एक महबूब अपनी महबूबा से जुदा होता है तो किस कदर रोता है और खून के आंसू रोता है। इसी में कह रहा है कि जोए खूं आंखों से बहने दो कि है शामे फराक, मैं ये समझूंगा कि शमे दो फराजा हो गई। रोने दो मुझे, खून की नदियां आंखों से बहने दो। क्यों? क्योंकि ये जुदाई की रात है, और मैं ये समझूंगा कि शम में दो फिरोजा हो गई, और मैं समझूंगा कि शाम फराग जुदाई वाली जो रोशनास हो गई, मेरी आंखों से जो लहू गिरता है यही मेरे लिए एक चिराग का काम करेगा। अपनी मोहब्बत में हर कोई रोना चाहता है। कहा जाता है ना कि प्यार का दर्द मीठा मीठा। मोहब्बत में लोगों को दर्द भी मिलती है ना तो वो अच्छा लगता है। फिर लिखा है हम मोहद हैं, सॉरी उसके पहले एक है कि मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्ता खुल गया, बुलबुले सुनकर मेरे नाले गजाला हो गए। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की, क्या है कि मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्ता खुल गई। मैं चमन में थोड़ी देर के लिए टहलने गया, लगा मदरसा ही खुल गया। यानी मैं कुछ बोलने की कोशिश किया, सारा जहां पढ़ने लगा। मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्ता खुल गया, बुलबुले सुनकर मेरे नाले गजा हो गई, नाले गजल खां हो गई। यानी मैं जो कुछ गाना गाया, गुनगुनाया, और दबिस्ता मदरसा ही खुल गया मेरे जाने के बाद, बुलबुल भी मेरी तरह गुनगुनाने लगी, गाने लगी, और वो चिड़िया तो समझ लो कि वो मतलब कि गजल खां हो गई, गजल गाने वाली शायर ही बन गई। हम मोहद हैं, हमारा कैश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गए। यहाँ पे कह रहा है हम मोहद हैं। मोहद का लफ्जी माने होता है खुदा को एक मानने वाला, खुदा को एक मानने वाला। कह रहा है हम मोहद हैं, हम खुदा को एक मानने वाले हैं। हमारा कैश है तर्क रसूम, और हमारा मजहब, तर्क माने छोड़ देना, रसूम माने, रसूम का मतलब सिस्टम को कहते हैं, आदत को। वही कह रहा है कि हम मोहद हैं, हमारा कैश है तर्क रसूम। हमारा कैश यानी मजहब, हमारा भरोसा, आदत क्या है, छोड़ देना। मुश्किलें मुझ पर पड़ी कि इतने आसा हो गई, सॉरी मिल्लतें जब मिट गई अज़ाए ईमा हो गई। जब मिल्लत ही मिट गई, हम मोहद, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, कैश से तर्क रसूम, हम अपनी आदत को छोड़ देते हैं। तो फिर कह रहा है कि मिल्लतें जब मिट गई, कि मिट गई अज़ाए ईमा हो गई, और हमारी मिल्लतें मिट गई, अज़ाए ईमा हो गई। हिस्सा, हमारा हिस्सा अब क्या हो गया, ईमान हमारा हिस्सा बन गया। आगे कह रहा है रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी क्या आसा हो गई। किसी इंसान रंज से खोगर होना का मतलब इतना गम पड़ना, इतनी मुसीबत का पहाड़ पड़ना। वही कह रहा है कि रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है गम। अब हमें देखो कि हम इतना गम खाए हुए, इतना चोट खाए हुए जिंदगी में, कि अब दुख न होता है तो दुख होता है कि दुख क्यों नहीं होता। कोई भी दुख आए हमें मारे, अब एहसास नहीं होता है, एक ही जगह पर बार बार चोट। वही गालिब कह रहा है कि आपने जिंदगी में इतना दुख खाया है, इतना दर्द खाया है, कि अब तो दुख होता है तो दुख मिट ही जाता है। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। अब हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किल आई, इतनी मुश्किल आए कि सब कुछ आसान लगने लगा है। जिंदगी का फलसफा है, आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किल आती है, अगर आप ठहर के सीख लेते हैं कुछ, तो फिर मुश्किल कोई चीज नहीं होती है। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहां, ये भी मक्ते का शेर है। लास्ट का मिसरा जो होता है ना, शायर अपना नाम डाल देता है, तो जिस शेर में शायर अपना नाम डाले वो मक्ते का शेर, या फिर आखिरी के शेर को हम मक्ते का शेर कहते हैं। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। अब यहाँ पर गालिब ने पूरी जिंदगी में रोया है, दुख मुसीबत उठाया है, चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला शेर हो। अब गालिब कह रहा है
कि यूं ही अगर गालिब रोता रहा ना तो ए अहले जहां, ए दुनिया वाले सुन लो, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो जाए। एक पढ़े लिखे लोग, इज्जतदार लोगों को अगर रुलाओगे ना तो ये बस्तियां वीरान हो जाएगी, हम जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। वही गालिब कह रहा है कि यूं ही अगर रोता रहा गालिब, तो गालिब खून के आंसू रहे, दुनिया वालों ने गालिब की इज्जत ही नहीं की। और पता है ना वो किसी शायर ने क्या कहा है कि दुनिया जिसे कहती है माटी का खिलौना, मिल गया वो माटी और जो ना मिला वो सोना हो गया। तो मिर्ज़ा गालिब की कद्र लोगों ने नहीं की। तो चलिए ये दोनों गज़ल आपका 18-19 कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ सवालात है वो भी मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। पहला सवाल आपका कह रहा है, दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ, ये बात शायर ने किससे कहा है? तो बादशाह से कहा है। बादशाह से कहा, क्लियर है कि दायम पड़ा। शायर को कौन मिटाना चाहता है? तो पहले मिसरे में क्या गया, या रब जमाना मुझको मिटाता, तो शायर को जमाना मिटाना चाहता है, क्लियर है। इन्हें कौन लोग नहीं जानते, अजीज है ना, कह दिया है कि इन्हें कौन लोग नहीं जानते, तो कह रहा है या किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, यानी मुझे अजीज नहीं, लोग नहीं जानते, हमें अपना नहीं समझते। वह दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है? वह दिन गए कहकर शायर बताना चाहता है कि जब मैं किसी के दरवाजे पर या मैं नौकर नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि गालिब ने वजीफा ख्वार किसको कहा है? खुद को कहा है। गालिब वजीफा ख्वार हूं, यानी गालिब खुद को कहा है। मक्ते के शेर को समझते हो, खुद को गालिब कह रहा है कि मैं वजीफा खाता हूं। शायर के रोते रहने से क्या होगा? बस्तियां वीरान हो जाएंगी। क्या लिखा है? यूं ही गर रोता रहा गालिब तो अहले जहां, देख लेना बस्तियां वीरान हो जाएगी। तो शायर के रोते रहने से बस्ती वीरान हो जाएगी। चमन में किसके जाने से दबिस्ता खुल गया? शायर के जाने से। अभी यहाँ पर कहा है ना कि क्या कहा है, बस्तियां खुल गए, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्ता खुल गया। तो शायर के जाने से दबिस्ता खुल जाती है। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत? तो निस्बत का लफ्जी माने होता है रिश्ता, तो बाप बेटे का रिश्ता। याकूब और यूसुफ में बाप बेटे का रिश्ता है। मोहद किसे कहते हैं? खुदा को एक मानने वाले को हम क्या बोलते हैं? मोहद कहते हैं। 10 नंबर सवाल है, रंज से खोगर होने से क्या मुराद है? तो रंज से खोगर होना का लफ्जी माने होगा बहुत ज्यादा गम आ जाना, बहुत ज्यादा रंज गम मिल जाना। तो ये आपका चैप्टर जो था वो पूरा का पूरा 18-19 नंबर जो कंप्लीट हो चुका है। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के हालात ज़िंदगी भी आप पढ़ चुके हैं और चैप्टर 18-19 के शेर की तस्रीर भी हो चुकी है कंप्लीट। इसमें आप किसी प्रकार का किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और कमेंट में मैं पूरा कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशहाल मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।